बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, हम आज शास्त्री द्वितीय खंड हेतु भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, उसको पुनः आगे बढ़ाएंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने 1935 ईस्वी के अधिनियम के संबंध में जो बातें पढ़ी, उसमें भारत मंत्री से संबंधित उसके अधिकार और उसका क्या दायित्व था, किस हद तक वह भारत के शासन को प्रभावित कर सकता था, उसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आज हम इस बात को जानेंगे। कल भी हमने इस चीज़ की चर्चा की थी कि भारत परिषद जो होता था उसको इस अधिनियम में एक तरह से समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह जो है भारत मंत्री के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्तियाँ की गई थी। परामर्शदाता जो है वो 3 से 6 तक हो सकते थे, जिनकी नियुक्ति भारत मंत्री ही करता था। इनकी अर्हताएं ये थी कि परामर्शदाताओं में से आधे 10 वर्ष तक भारत में सम्राट के अधीन सेवा कर चुके हों, यानी उनकी नियुक्ति भारत में हुई हो और वो 10 वर्ष तक भारत में सेवा अपना दे चुके हों। और उसके बाद अगर वो सेवा दे करके भारत से चले गए हो तो भारत छोड़े हुए 2 वर्ष से अधिक न हुआ हो, ये शर्त थी। परामर्शदाता जो होते थे वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते थे। भारत मंत्री उनका परामर्श लेने अथवा परामर्शों को स्वीकार और अस्वीकार करने का अधिकारी था। यानी ये जरूरी नहीं था कि परामर्श जो दाता समिति जो थी, जो परामर्शदाता थे, उनका जो भी मतलब परामर्श होता था उसको भारत मंत्री पूर्णतः स्वीकार ही कर ले, ऐसा नहीं था। बल्कि वह भारत मंत्री के इच्छा पे था कि वह उसको स्वीकार करता है अथवा अस्वीकार करता है। हालांकि भारत मंत्री भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था, लेकिन फिर भी भारत मंत्री के पास बहुत अधिक व्यापक अधिकार थे। कुछ खास मामलों में देशी रियासत, सेना, ऋण आदि के संबंध में जो है परामर्शदाताओं की संख्या 8 से 12 तक बनी रही। उनकी संख्या उस समय 3 से 6 न होकर के 8 से 12 तक होती थी। अधिनियम ने भारतीय उच्चायुक्त के पद को बने रहने दिया और इस पद का सृजन 1919 ईस्वी के अधिनियम ने किया था और उसे समस्त पुराने अधिकार जो है वो एक तरह से प्राप्त थे। जो परामर्शदाता समिति थी उसमें जो खास मामले होते थे उसमें परामर्शदाताओं के बहुमत की आवश्यकता जो है वो होती थी। और ब्रिटिश संसद की बैठकों में जो परामर्शदाता थे वो न तो भाग ले सकते थे, न ही मतदान कर सकते थे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि इन परामर्शदाताओं से भारत को कोई लाभ होने वाला नहीं था, क्योंकि भारत की सेवा में रह चुके व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित किए गए, जो भारत के हित चिंतक एक तरह से नहीं थे। लेकिन फिर भी अधिनियम के तहत इस सब परामर्शदाता का ताना बाना जो है वो बुना गया था। लेकिन अगर हम इसको सीधे तौर पे देखें और इसका आकलन करें तो इन परामर्शदाताओं से भारत को कोई भी लाभ होने वाला नहीं था। इस अधिनियम के तहत बच्चों केंद्रीय शासन के जो है वो 3 अंग इस अधिनियम के तहत बनाए गए। गवर्नर जनरल, अन्य संघीय अधिकारी, संघीय विधानमंडल तथा संघीय न्यायालय। गवर्नर जनरल बच्चों, हमने इससे पूर्व में भी इस बात की चर्चा की है, जब भी हमने अधिनियम की चर्चा की है जिसमें कि 1858 से लेकर के 1935 तक हम आए हैं, और जो भी अधिनियम हो उस संबंध में जब भी हमने चर्चा की है तो हमने गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा की है और ये बताया है कि गवर्नर जनरल जो होता था वह केंद्रीय शासन का प्रमुख अधिकारी था और वह एक तरह से सर्वे सर्वा होता था। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सम्राट के परामर्श पर करता था। उसके हाथों में जो है कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ केंद्रित थी और उसे प्रशासन का एक तरह से स्तंभ माना जाता था।
गवर्नर जनरल जो है सो भारत में ब्रिटिश शासन को बढ़ाने में बहुत ही वह अहम भूमिका का निर्वहन करता था। गवर्नर जनरल को विविध क्षेत्रों में जो है वो अधिकार प्राप्त थे। उसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार प्राप्त थे और इस अधिकार के अंतर्गत वो अपनी कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्यों की नियुक्ति करता था, जो सुरक्षा, विदेश विभाग और धर्म तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता था और उसकी अध्यक्षता करता था। मंत्रियों की नियुक्ति तथा पदच्युति करने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त थे। वह प्रशासन के बड़े बड़े पदों पर लोगों को नियुक्त करता था, प्रतिष्ठित जनों को उपाधि देता था। न्यायालय, लोक सेवा आयोग, गवर्नर आदि सब को वह विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता था। इवन कि उसे मृत्यु दंड को स्थगित करने और अपराधी को क्षमा करने के अधिकार भी प्राप्त थे। तो इस तरह से बच्चों हम जानें कि गवर्नर जनरल जो है उसकी शक्तियाँ बहुत ही व्यापक थी। विधायी शक्तियों के अंतर्गत संघीय सभा की बैठक बुलाने, उसे स्थगित करने, विघटित करने के अधिकार उसे प्राप्त थे। वह विधानमंडल में भाषण दे सकता था, किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता था। इसके अलावा जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता था, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकृत कर सकता था या सम्राट की स्वीकृति के लिए रोक सकता था। वह संघीय विधानमंडल के उच्च सदन जो राज्य परिषद होता था उसके लिए 6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। इस क्षेत्र में उसे अन्य अधिकार भी प्राप्त थे। जो उसके वित्तीय अधिकार होते थे उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल विधानमंडल में बजट प्रस्तुत कर सकता था, अनुदानों की मांग की सिफारिश कर सकता था। अनुदान की मांग पर मतभेद की अवस्था में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता था और विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विधेयकों पर उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता था। वह नवीन कर लगाने, पुराने कर को बढ़ाने और ऋण संबंधी नियम बनाने का अधिकारी होता था। वह वित्त संबंधी मामलों में जो है परामर्श के लिए वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकता था। गवर्नर जनरल को जो है इस अधिनियम के द्वारा हम देखें तो एक तरह से उसकी स्थिति को अत्यंत दृढ़ बना दिया गया था। वह अपने व्यापक अधिकारों के कारण जो है एक तरह से निरंकुश था। सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से वह देशी राज्यों को भी प्रभावित करता था। चर्चिल लिखता है गवर्नर जनरल के बारे में कि गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल को हिटलर तथा मुसोलिनी की सारी शक्तियां प्राप्त है। वह एक ही कलम से संविधान को समाप्त कर सकता है, किसी आदेश द्वारा विधि या सैनिक विधि को पारित कर सकता है। इन सब मामलों में वह अकेला ही निर्णय करता है। ऐसा अधिकारी अधिनायक है और उसे शक्तिशाली सेना भी प्राप्त है। चर्चिल के इन शब्दों से हम कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि गवर्नर जनरल जो है वह सर्वे सर्वा होता था और ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन में बैठे हुए सम्राट के बाद अगर भारत में कोई सबसे बड़ा पदाधिकारी था जिसके अंदर में बहुत सारी शक्तियाँ निहित थी तो वो गवर्नर जनरल होता था। इस अधिनियम के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। शासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया। रक्षित विभाग के अंतर्गत सुरक्षा, विदेश संबंध और जनजातीय क्षेत्र का प्रबंध जो है वो आते थे। रक्षित विभाग का प्रशासन अपने 3 पार्षदों के साथ गवर्नर जनरल चलाता था और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। इसके अंतर्गत रक्षित विषयों को छोड़कर शेष सारे विषय थे। मंत्रिपरिषद हस्तांतरित सारे विषयों का प्रशासन चलाती थी और जिसमें अधिक से अधिक 10 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल इन मंत्रियों का जो है वो चयन करता था और उसके कृपा पर्यंत मंत्री अपने पद पर बने रहते थे। गवर्नर जनरल की शक्तियों के समक्ष मंत्रियों की शक्तियाँ जो है उसकी शक्ति नगण्य थी। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा गवर्नर जनरल के पास जो केंद्रीय शासन का एक तरह से वह प्रधान था और वह सर्वे सर्वा होता था। बच्चों आज के लिए हम इतना ही। आगे 1935 ईस्वी के इस अधिनियम से संबंधित चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और अगली कक्षा के दौरान इससे संबंधित अन्य बातों पे चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।